मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सांख्य मत की चर्चा हम कल प्रारंभ कर चुके हैं। वैसे मुझे लगता है कि जितनी भी चर्चा अपन कल कर चुके हैं, मैंने ग्रुप पर वो चार्ट वगैरह डाले हैं, तो उसके आधार से फिर से एक बार मैं चर्चा करना चाहूँगा। और मैं कल की कक्षा अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि कल मुझे इतना कुछ ठीक लगा नहीं। आज जितना भी कल अपन ने रिवाइज़ किया था, कल अपन ने चर्चा की थी, आज मैं उतना ही फिर से करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से उसकी चर्चा की जाए। और फिर थोड़ा सा शॉर्ट में ज़रूर करेंगे। मतलब कल 100% किया था, तो आज थोड़ा 85-90% कवर करके आज अपन आगे बढ़ेंगे। और अपन क्या कहते हैं, फिर नया विषय आज का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सांख्य मत। इसके मैं चाहता हूँ कि सभी के सामने वो चार्ट हो, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, आपके सामने से वो चार्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने ग्रुप पर डाला है। अब देखिए सांख्य मत। सांख्य मत ये इसके प्रवर्तक कपिल ऋषि रहे हैं। और इसे सांख्य क्यों कहा जाता है? तो सांख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माने हुए तत्व सर्वाधिक है, संख्या में सबसे ज्यादा होने से इन्हें सांख्य कहा जाता है, ठीक है साहब। कितने तत्व माने हैं इन्होंने? 25 तत्व माने हैं, जो कि बाकी किसी संप्रदाय ने नहीं माने हैं। कौन सा ये 25 तत्व? तो कहते हैं एक पुरुष और एक प्रकृति। सबसे पहले क्या कहते हैं? एक पुरुष एक प्रकृति। फिर प्रकृति से उत्पन्न हुई बुद्धि, प्रकृति मतलब ही क्या? प्रकृति मतलब ही गुण, सत्व, उसके गुण सत्व रजस तामस, ये उसके 3 गुण, ठीक है। जिस प्रकार अपन कहते हैं ना द्रव्य और उसके गुण, उसी प्रकार इन्होंने पुरुष और प्रकृति ऐसा माना है। तो पुरुष कहो, प्रकृति कहो या फिर गुण कहो उसके, ये एक ही बात है। तो फिर इन गुणों से उत्पन्न हुई बुद्धि, जिसी को दूसरा नाम महत तत्व कहा जाता है। बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से उत्पन्न हुई 16 मात्राएं। और 16 मात्राएं कौन सी गई? तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं। और ये 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल देखेंगे, 1 4 बार, 5 1 5 5 5, इस प्रकार से बराबर 25 की टोटल आ जाती है। और ये अपन ने जो पहला पैराग्राफ था उसकी ये चर्चा कंप्लीट की। एक बार मैं चाहता हूँ कि अपन वो पहला पैराग्राफ फिर से पढ़े ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब देखिए, आ गया। वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं। सो कहते हैं सत्व रज तम, ये 3 गुण कहते हैं। वहां सत्व द्वारा प्रसाद प्रसन्न होता है, रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी का नाम महत तत्व है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है, उससे 16 मात्रा होती है। यहाँ तक सभी जन फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वहाँ 5 तो ज्ञान इंद्रिया होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा 1 मन होता है। ये 1 मन अलग से है। तथा 5 कर्म इंद्रिया होती है, वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रिया हो गई। तथा 5 तन मात्राएं होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और इनसे, इन 5 तन मात्राओं से क्या उत्पन्न होता कहा था? पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से? रूप से अग्नि, रस से जल,
गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश, इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति स्वरूप हैं। इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि चार्ट में बराबर ये सब कुछ कवर हो गया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब जो टेक्निकल चर्चा चलने वाली है, टेक्निकल चर्चा अभी प्रारंभ होगी। बात ऐसी है, पंडित साहब ने कहा कि तुमने जो 25 तत्व माने हैं ना, ये बराबर नहीं है, ये कल्पित है, ये मिथ्या है। कैसे साहब? तुम सबसे पहले तुम्हारी बात ये है कि राजसादि गुण आश्रय बिना कैसे होंगे। तुमने क्या कहा है? ऊपर अपने एक लाइन पढ़ी थी ना, इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। मतलब पुरुष और प्रकृति इन दोनों को तद्दन जुदे अलग अलग मानते हैं। तो पंडित साहब का एक ही कहना है, बाबा तू बता, द्रव्य और गुण अविनाभावी रूप से पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ शक्कर होगी वहाँ वहाँ मिठास पाई ही जाएगी, जहाँ जहाँ गर्मी लगेगी वहाँ वहाँ आपको अग्नि मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि गर्मी नहीं है और वहाँ पर अग्नि है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अविनाभावी रूप से दोनों पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ खारा लगा है और वो नमक ना हो। खारा है तो नमक ही होगा, क्या कहे, और गर्म होगा तो अग्नि ही होगी, शीतल होगा तो पानी ही होगा। इस प्रकार से लगा लेना चाहिए। तो कहने की बात मेरी इतनी है, मतलब पंडित साहब इतना ये कह रहे हैं कि तुमने तो राजसादि गुण तद्दन जुदे भिन्न माने हैं, और बिना आश्रय के कैसे पाए जा सकते हैं ये गुण? ये गुण तो कहीं मंदिर में, किसी पर्वत पर, किसी पहाड़ी पर, किसी तीर्थ क्षेत्र पर तो रखे हुए मिलेंगे नहीं। किसी घर में, किसी कोने में, किसी अलमारी में, तिजोरी में रखे हुए तो मिलेंगे नहीं। ये गुण किसी न किसी गुणी के आश्रय से ही रहेंगे। और तुम तो गुण गुणी अगर सर्वथा पृथक मानोगे तो तुम्हारी मान्यता के ऊपर तुम्हारी मान्यता योग्य नहीं ठहरी। ये पहला बिंदु। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं साहब, अब अगला पॉइंट, अगला तर्क रखते हैं। गुण से बुद्धि उत्पन्न हुई कहते हैं। क्या कहा? गुण से बुद्धि उत्पन्न हुई कहते हैं। अब इसका जो तर्क था वो मैंने अपनी तरफ से दिया था, ग्रंथ में मिला, ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। मैंने हालांकि वहाँ लिखना चाहिए था, बट ठीक है, आप समझ लीजिए। जो पहला तर्क लिखा है क्या, कि जो गुण है उनसे बुद्धि उत्पन्न हुई कहते हो। तू बता, बुद्धि उत्पन्न करने के पहले तुझे ज्ञान था या नहीं था? बराबर है, तुझे ज्ञान था या नहीं था? यदि तू कहेगा कि ज्ञान था, तो ज्ञान और बुद्धि है एक ही तो है, अलग क्या सिद्ध किया तुमने? बराबर, ज्ञान और बुद्धि तो पहले से ये, अलग से बुद्धि उत्पन्न करके ऐसा तुमने क्या कर लिया? और यदि तुम कहोगे कि ज्ञान नहीं था, तो अज्ञानमयी अर्थात जिसमें ज्ञान ही नहीं है, ऐसी जड़ वस्तु से बुद्धि अर्थात ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? मतलब तुम्हारी ये बात ही बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। जड़ वस्तु से चेतन वस्तु के गुण कैसे कह सकते हो? कभी ऐसा सुना है क्या कि स्पर्श नामक गुण से ज्ञान गुण की उत्पत्ति होती है? ऐसा कभी सुना है? ऐसा लॉजिकली लगता है क्या? नहीं, चलो छोड़ो। घ्राण नामक गुण से आपको क्या कहना चाहिए? कौन सा गुण ले अभी? श्रद्धा। हाँ, चलिए, क्या कहा था मैंने पहला उदाहरण? गंध नामक गुण से आपको श्रद्धा नामक गुण प्रकट हुआ है। ये ऐसा कभी सोचने में भी सही लगता है क्या? बिल्कुल सही नहीं लगता। मतलब दो तद्दन जुदी बातें। श्रद्धा यह गुण जीव का है, ज्ञान यह गुण जीव का है, चारित्र यह गुण जीव का है, और स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं। समझ में आ रहा है? पुद्गल वस्तु से तुमने चेतन वस्तु के गुण उत्पन्न हुए कैसे कहे? तो ये भी बात नहीं बैठती है। ये तो पहला तर्क हो गया जो अपन ने अपनी तरफ से रखा था। अब पंडित जी साहब एक तर्क रखते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं, तूने कहा कि गुण से बुद्धि उत्पन्न हुई। अरे तू बता, तो बुद्धि ऐसा पदार्थ में, ऐसे पदार्थ में होगा जिसके ज्ञान होगा। देखो, आप मुझे बताइए, ये किताब है, ये किताब है, इसमें कितना ज्ञान है? आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, इसमें कितना ज्ञान है? इसमें कितनी बुद्धि है?
क्या? हाँ, बराबर से तो एकदम नहीं आ रही है। हाँ, बराबर से नहीं आ रही, से थोड़ा आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ जी, तो कहाँ तक आए थे अपन? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आपके सामने मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ है, इसमें कितना ज्ञान है? अरे ये सब इतने अक्षर वगैरह लिखे हैं ना, ये ज्ञान नहीं है तो और क्या है? नहीं, ज्ञान तो चेतन का गुण है। परफेक्ट परफेक्ट, सभी ने सही एकदम जवाब दिया। बाबा इसमें ज्ञान नहीं है, और आपने अभी जो कहा कि कैसे नहीं है, तो वह ज्ञान यह चेतन की पर्याय है, चेतन का गुण, ज्ञान यह चेतन का गुण है। तो तुम बताओ, ये तुम बुद्धि जो कह रहे हो, ज्ञान जो कह रहे हो, ये किसी न किसी ज्ञान क्या कहा, बुद्धि जो कह रहे हो, ये किसी न किसी ज्ञानवान पदार्थ के साथ ही जुड़ा होगा। और तुमने क्या कहा कि पुरुष और प्रकृति भिन्न है, सो ये भी बात कैसे बनती है? क्या हम बुद्धि को ज्ञान की पर्याय कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना। तो बात यही है कि यदि तू कहेगा कि बुद्धि है, तो ऐसा वो तो ऐसे पदार्थ में होगी ना जिसमें ज्ञान पाया जाता है, वो थोड़ी ना किसी धर्म अधर्म आकाश काल में पाया जाएगा, नहीं, वो तो जीव में ही पाया जाएगा। और यदि तुम पुरुष और प्रकृति को भिन्न मानोगे, हाँ पुरुष और प्रकृति को भिन्न मानोगे, तो प्रकृति से भिन्न बुद्धि हुई, ये कैसे कहेंगे? प्रकृति से भिन्न बुद्धि है, ये कैसे कह सकते हैं? ये भी कहना नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके आगे का एक और तर्क है, वे कहते हैं नहीं बुद्धि और ज्ञान अलग अलग है। अब ये तो और हद करते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि और ज्ञान अलग अलग है। तू बता, 16 तन मात्राओं में तुमने एक मन कहा है, ठीक है, मन का काम क्या है? ज्ञान करना। बराबर। अच्छा, कोई ये भी तर्क कर सकता है ना कि मन तो जड़ पुद्गल है, तो इसका अपन ने खंडन कहीं देखा है क्या पहले? हाँ, क्या बुद्धि और ज्ञान को अलग अलग कहते हैं? तो ये तो हद हो गई। तुम बताओ, 16 मात्राओं में तुमने एक मन माना है, बराबर, और मन का काम क्या है? ज्ञान करना। और यदि तुम पुरुष और प्रकृति को फिर भिन्न मानोगे, तो सॉरी, ये पुरुष प्रकृति की वो बात यहाँ नहीं आएगी। तो मन का काम क्या है? ज्ञान करना। अब बताओ, तुमने बुद्धि कही, बुद्धि से अहंकार कहा, और अहंकार से फिर वे मन कहा, सो बुद्धि और मन में अलग अंतर क्या है? एक ही तो बात हुई ना। तो मन का काम ज्ञान करना है, तुमने पहले भी बुद्धि कही है, सो बुद्धि में और ज्ञान में बुद्धि और ज्ञान को तुम अलग कैसे कह सकते हो? तुम अलग नहीं कह सकते, ठीक है। अब एक और तर्क लेकर के आता है वो कहता है बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। वो अगला पॉइंट उठा रहा है, क्या? बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो ये भी बात नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि साक्षीभूत जानने से अहंकार नहीं होता है। क्या कहा? साक्षीभूत मतलब क्या? समभाव से जानना। करेक्ट, बहुत बढ़िया, यस, एक न्यूट्रल। क्या कहा? और ये आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि मन जड़ है, वो खंडन कहाँ पे हुआ है? हाँ, तो ये ज्ञान योग में मानता। करेक्ट, बहुत बढ़िया। वहां पर ये पूछा, उसने तर्क क्या रखा था? तर्क ये रखा था कि ये तो मन के विकल्प है और ब्रह्म तो न्यारा है, बराबर है। याद आ रहा है क्या वर्ड्स वहां के बोल रहा हूं मैं? ये काम क्रोध आदि तो मन के किए हैं और ब्रह्म तो न्यारा है, ऐसा वो कहता था। पंडित साहब ने उसको आड़े हाथ लिया था और कहा था, तू बता ये मन तेरा है या किसी और का है? बराबर, यदि ये तेरा ही है, ये तो चेतन की वस्तु हो गई, तो जड़ कैसे कह सकता है? बराबर, ये चेतन, सॉरी, ये जड़ है या चेतन है?
ऐसी बात रखी थी ना। तो बात कहने की इतनी है कि ये मन तो चेतन की बात है। चेतन मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि मन के द्वारा ज्ञान ही होगा, मन के द्वारा कोई मूर्तिक काम नहीं होता है, मन के द्वारा ज्ञान ही होता है। समझ में आ रहा है? तो बात बस इतनी है। तुमने मन को और बुद्धि को अलग अलग कहा, सो क्या मतलब है? कोई कुछ पॉइंट बनता नहीं है। और अपना अगला पॉइंट चालू हो गया था कि बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति। सो बाबा ये भी बात नहीं बनती, क्योंकि अहंकार तो तब कहा जाएगा ना जब तुमने कोई वस्तु को जाना और जान करके उसमें राग द्वेष किया, ये वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ, इस प्रकार के तुमने भाव किए, तब जाकर के कहेंगे कि तुम्हारा ये अहंकार है, तब जाकर के कहेंगे कि ये काम क्रोध आदि भाव है। साक्षीभूत जानने मात्र से तो कोई अहंकार नहीं होता। सिंपल सी बात है। जज है, हालांकि जज तो आजकल खरीद लिए जाते हैं पैसों के माध्यम से, बट अपन एक विचार कर रहे हैं कि जज है। तो जज क्या करता है? बराबर से दोनों पक्षों को सुनता है। क्या पक्षपाती होता है जज? क्या जज पक्षपाती होता है? नहीं होता। बराबर, तो पक्षपाती नहीं होता। और तो इसीलिए वो बराबर से निर्णय कर पाता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। अगर उसको पक्ष पड़ जाए तो वो सही को भी गलत ठहराएगा और गलत को भी सही ठहराएगा। उसको अगर राग द्वेष होगा तो बिना राग द्वेष के तो जानने दो ना, क्या दिक्कत है? राग द्वेष के साथ जानने में दिक्कत थी। समझ में आ रहा है? एक समय सार में लगभग 3 या 4 गाथाएं लगाई इस कंसेप्ट के लिए। वहां पर पहले ये बात रखी कि ज्ञान से बंध होता है। क्या कहा समय सार में? क्या कहा? ज्ञान से बंध होता है। इसकी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो शंका पूछी, ज्ञान से कैसे बंध कहा? ज्ञान से बंध कैसे कहा? अरे बाबा, ज्ञान मतलब जघन्य ज्ञान से बंध होता है। ठीक है, तो जघन्य ज्ञान भी कैसे कहा आपने? अरे जघन्य ज्ञान मतलब जो क्षैपशमिक ज्ञान है ना, उससे बंध होता है। नहीं साहब, हमको अभी भी हजम नहीं हो रहा है। क्षैपशमिक ज्ञान से भी आपने बंध होता है, ये कैसे कहा? तो फिर लास्ट में जाकर के आचार्य देव कहते हैं, बाबा बंध तो राग द्वेष से होता है, ये हम भी जानते हैं, परंतु अविनाभावी रूप से सहचर धर्म के कारण बराबर से उसके ऊपर आरोप आ ही जाता है। देखिए ना, जब तक राग द्वेष है, कहां तक? कौन से गुणस्थान तक? बराबर 10वें तक होता है। तो वहां तक क्षैपशमिक ज्ञान होता है या नहीं होता है? बराबर। तो एक प्रकार से कहने वाली बात यही है कि सहचर धर्म के कारण जहां जहां राग द्वेष पाया जाएगा वहां यूजुअली तुमको क्षैपशमिक ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, हाँ बराबर, जहां जहां राग द्वेष होगा वहां क्षैपशमिक ज्ञान होगा ही होगा। ये फिक्स रूल है, फिक्स रूल है। ठीक है। हाँ, पर ऐसा जरूरी नहीं कि क्षैपशमिक ज्ञान हो वहां पर राग द्वेष होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 11वें 12वें गुणस्थान में राग द्वेष कहां पर है? क्षैपशमिक ज्ञान है। हाँ बराबर है, छद्मस्य मतलब क्षैपशमिक ज्ञान ही है। तो क्षैपशमिक ज्ञान है, परंतु राग द्वेष कहाँ है? तो दूसरी व्याप्ति नहीं बैठेगी, व्याप्ति एक तरफ ही बैठेगी यहाँ पर। क्या कि जहां जहां राग द्वेष है वहां क्षैपशमिक ज्ञान पाया ही जाता है। तो इस न्याय से फिर आचार्य देव ने कह दिया कि ज्ञान से ही बंध होता है। तो बात कहने की इतनी है कि राग द्वेष से बंध होता है, केवल जानने से कोई बंध नहीं होता है। ठीक है। एक हमारे एक दादाजी है, मतलब हमारी दादी जी के सगे भाई, बड़े भाई। तो आज तो नहीं खेल, बट बहुत पहले की बात है ये। उनके घर पर कोई बीमार हो गया, कोई मृत्युशैया पर चला गया, तो वे क्या करते हैं? वह हालांकि अभी भी श्वेतांबर ही है, हम भी पहले श्वेतांबर थे, अब श्वेतांबर से दिगंबर हुए, पर उनको अभी भी श्वेतांबर का ही पक्ष पड़ा है। तो वे क्या करते हैं, जब भी कोई समाधि तब तो क्या ही गए, बट कोई ऐसे मृत्युशैया पर होगा तो वे क्या करते हैं? घर पर उनके साधु साध्वियों को बुलाते हैं, श्वेतांबर के स्थानकवासी के, और उनसे मंगली सुनवाते हैं। ये मंगली क्या होता है कोमल जी, आप जानती होंगी? हाँ जी भैया जी। क्या होता है?
ये अपना मुझे नहीं ना चार स्वर्ण, चार मंगल, चार उत्तम। हाँ बराबर, नमोकार मंत्र कहते हैं, चत्तारी मंगल का पाठ कहते हैं, और हो गया ये उसी को मंगली कहते हैं। और कहते हैं कि इनको मंगली दो, इनका अच्छा होगा। तो किसी एक विद्वान के साथ बात कर रहे थे वे, तो विद्वान ने कहा तो क्यों जी, आपके घर के बिल्कुल सामने, आपके घर को लगकर एक मस्जिद है, और मस्जिद का भी स्पीकर बराबर आपके घर के सामने है, फेसिंग टुवर्ड्स योर हाउस। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी समाधि का काल हो और उन्होंने अजान चालू कर दी और बराबर आप अजान सुनने से आपका कुमरण हो जाए, तो बहुत खेद वाली बात होगी। तो कहने की बात इतनी है कि कोई अजान सुनने से कोई कुगति में नहीं जाता, कोई सुजान सुनने से, कोई मंगली आदि सुनने से कोई सदगति में नहीं जाता। ये तो तुम्हारे अपने परिणाम है, तुम कैसे राग द्वेष करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि बुद्धि से अहंकार होता है, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो भी ज्ञान वाला हो उसको अहंकार हो ही, और ऐसा भी थोड़ी ना ज़रूरी है कि जिसको अहंकार हो उसको बुद्धि मतलब उस लेवल का ज्ञान हो भी। बिल्कुल, कितने भी तो भी ऐसे जन होते हैं जो इतना अकड़ते हैं, आता जाता तो कुछ है नहीं, इतनी गप्पे लगाते हैं। मैंने ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सिर्फ गप्पे पे गप्पे लगाते जाते हैं। टेक्निकली तो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। उनको ना कुछ ढंग से कहने भी आता है, ना कुछ बात करने आती है। बट मेरा दोस्त तो एक ऐसा टैगलाइन ही लगाता है हमारे यहाँ पर, कहते हैं नो वर्क बट फुल एटीट्यूड। मतलब ऐसे इतना एटीट्यूड दिखाते कि ये मेरे को बहुत आता है, मैं ये हूँ, मैं ये करता, मैं वो करता है। टेक्निकली देखा जाए तो कुछ भी ऐसा काम वाम नहीं करते हैं। अब कहने की बात मेरी इतनी है कि जिसको कई बार अहंकार से ज्ञान कुछ नहीं होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। मराठी में एक कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार, नहीं वो थोड़ी वर्डिंग है। उथळ पाण्याला खळखळाट फार मतलब क्या? शैलो वाटर मेक्स मोर नॉइज, बराबर। शैलो वाटर मेक्स मोर नॉइज। जो नदियाँ होती है वे ज़्यादा कलकल करती हैं, और जो समुद्र होता है, जो बड़ा होता है, वो आवाज़ नहीं करता ज़्यादा, वो गंभीर होता है। तो बस उसी तरह की बात है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है जिसके अहंकार हो उसके ज्ञान हो, और जिसके ज्ञान हो उसके अहंकार हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके अगला पॉइंट है, वे कहते हैं कि अहंकार से 16 मात्राएं उत्पन्न हुई। तो 16 मात्राओं में एक ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय वो द्रव्येंद्रिय की बात है या भावेंद्रिय की बात है? यदि तू कहेगा कि ये द्रव्येंद्रिय है, तो द्रव्येंद्रिय तो साफ साफ ख्याल में आते कि यार ये जड़ है। ये जो आंखों से देखना हो रहा है, ये आंखें जड़ है नहीं है तो क्या है? जड़ ही तो है। तो तू बता, ये अहंकार जो है, अब आप थोड़ा विचार करके बताइए, अहंकार यह मूर्तिक है या अमूर्तिक है? आप चार्ट को बिना देखे बताइए, ये मूर्तिक है या अमूर्तिक है अहंकार? क्या अहंकार मूर्तिक है? हाँ, करेक्ट, सही बात। भाव है तो वो अमूर्तिक है। अब मुझे बताइए, अमूर्तिक वस्तु से आप मूर्तिक वस्तु उत्पन्न करके दिखाइए। जैसे ये धर्म है, इनसे आप कोई पुद्गल वस्तु उत्पन्न करके दिखाइए, है पॉसिबल? नहीं। चलो आपको 1 करोड़ की ऑफर नहीं, आपको 1000 करोड़ रुपया मिलेगा, आप करके दिखाइए। यानी ऐसे बोल रहे हैं कि ये अहंकार एक भाव है, तो उससे आप द्रव्य इंद्रिय कैसे उत्पन्न कर सकते हो? परफेक्ट कंसेप्ट ये चल रहा है कि तुम कह रहे हो कि ये ज्ञान इंद्रिय है, तो ज्ञान इंद्रिय अहंकार से 16 मात्राएं उत्पन्न हुई, और 16 मात्राओं में ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय बताइए, बराबर। तो ज्ञान इंद्रिय जो बात कह रहे हो, वो ज्ञान इंद्रिय तुम कैसे द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा बात कर रहे हो या भाव इंद्रिय की अपेक्षा बात करते हो?
यदि तू कहेगा कि द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा बात कर रहे हैं तब तो द्रव्येंद्रिय तो साफ साफ जड़ है। अमूर्तिक वस्तु से तो मूर्तिक वस्तु की उत्पत्ति कैसे बतलाता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यदि तू कहेगा कि ये चेतन है, क्या ये भावेंद्रिय है, सॉरी ये भावेंद्रिय है, तो भावेंद्रिय ये जीव ही की तो पर्याय है, ज्ञान ही की तो पर्याय है। ये अलग क्या हुआ, ये अलग क्या हुआ, ये अलग तो कुछ होता नहीं है। और इसमें और बुद्धि में फिर अंतर क्या पड़ेगा। और तुमने बीच में अहंकार को जबरन क्यों लाया, जब साफ साफ पता चल रहा है कि ये भावेंद्रिय है तो बुद्धि और ज्ञान एक ही तो है, तो अलग भी कहना नहीं बनता और बीच में अहंकार को डालने की क्या जरूरत थी। समझ में आ रहा है। तो इतनी सारी बातें हैं और इसी के साथ द्रव्य मन भाव मन का भी लगा लेना, ठीक है। ये तो इंद्रियों की बात की, द्रव्य मन भाव मन का भी बिल्कुल वैसा ही लगा लेना। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं है, चलो नहीं भैया। ओके। अब ये जो पॉइंट अपन ने लिखा है ना, 16 मात्राओं में ज्ञान इंद्रिया है, द्रव्येंद्रिया है, भावेंद्रिय है, इसी के अंतर्गत आपको एक और पॉइंट लिखना है। मतलब पॉइंट नंबर 4 में ही जे करके लिखिए। पंडित जी का तर्क चल रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि तूने 5 ही कर्मेंद्रिया क्यों मानी। आप ऐसा लिख सकते हैं, कर्मेंद्रिया 5 ही क्यों, कर्मेंद्रियां 5 ही क्यों। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए। पंडित जी साहब कहना चाहते हैं तुमने 5 कर्मेंद्रियां कौन सी मानी है, 5 कर्मेंद्रियां कौन सी मानी है, वचन, चरण, हस्त, लिंग, बुधा। जब पूछा जाए तब कहते हैं नहीं साहब ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, इसकी वजह से फिर इनको गिनाना पड़ता है। वचन, वचन नहीं होंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, चरण, चरण नहीं होंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, हस्त, हाथ नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए तो उसका एक और नाम कर ऐसा दिया गया है। और लिंग और गुदा, लिंग और गुदा ये क्या काम करते हैं, ये एक्सक्रीट करने के लिए, जितना भी वेस्ट कंटेंट है बॉडी में उसको निकालने के लिए ये लिंग और गुदा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए फिर इनको तत्व माना गया है। तो पंडित साहब कहते हैं तूने तत्व तो बड़े ही मज़ेदार बनाए। मज़ेदार मतलब मजाक करता है क्या, कितना मजाक करता है। शरीर के बाकी अंग कोई उपयोगी नहीं थे जो तूने उनका नाम नहीं लिया, प्रत्येक अंग उपयोगी है तो तुम्हें प्रत्येक का नाम लेना चाहिए था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुमने ये हस्त, लिंग, गुदा, चरण और क्या है वचन, ये सब तो तुमने मनुष्यों की अपेक्षा तत्व बताए हैं। तुम तिर्यंचों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते, सूंड है, पूंछ है और सिंह है, उसको तुम फिर तत्व के रूप में क्यों नहीं गिनते। तुमने तिर्यंचों की अपेक्षा भी बनाना चाहिए था, तो तिर्यंचों के लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात। तो कहने की बात इतनी है, तुमने सूंड, पूंछ ये सभी लगाना चाहिए था। ये हाथ और पैर ये इतना सब लगा करके, इतना सही लगा करके क्या फायदा होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत चलेगा। जे लिख करके पंडित जी का उत्तर लिखना है। बात ये चल रही है, वे कहते हैं कि स्पर्शादिक से 5 तन्मात्राएं कही, स्पर्शादिक 5 तन्मात्राएं हैं और उन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत की उत्पत्ति कही कैसे कैसे कहते हैं। तू कहता है कि रूप से अग्नि उत्पन्न हुई, रस से जल उत्पन्न हुआ, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई, स्पर्श से पवन और शब्द से आकाश उत्पन्न हुए, ऐसा तू कहता है। चल हम तुझे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि तेरी मान्यता सही है या गलत है। मैं कुछ लाइनें कहूँगा, उसका उत्तर आपको बस दिमाग में स्टोर करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रश्न कहूँगा, उसके उत्तर आपको दिमाग में स्टोर करना है और मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपसे उत्तर मंगवाऊंगा। ठीक है, मुझे बताइए नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है। आपको उत्तर सिर्फ दिमाग में रखना है, मुझे बताना नहीं है अभी। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शक्कर कैसी होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, गुलाब कैसा होता है। चौथा प्रश्न,
कौवा कैसा होता है? हो गया। अब ये एक 4 प्रश्न आपके लिए, समझिए आपके लिए प्रश्न है। मुझे बताइए, अच्छा चलो एक प्रश्न और, कॉटन का कपड़ा कैसा होता है? ठीक है, अब मैंने ये 5 सवाल आपको पूछे हैं, आई होप सबके उत्तर तैयार रहेंगे। अब मैं फिर से वो प्रश्न पूछता हूँ। मैंने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था? नींबू कैसा होता है? बताइए क्या उत्तर है? खट्टा। शक्कर कैसी है? मीठी। गुलाब कैसा है? सुगंधित। बराबर। कौवा कैसा है? काला है। और कॉटन का कपड़ा कैसा है? मुलायम। आपने तो यही फिर दिक्कत कर दी मतलब देखिए, उत्तर की अपेक्षा, लोक व्यवहार की अपेक्षा सही है, परंतु आप थोड़ा टेक्निकली विचार कीजिए, क्या नींबू में सिर्फ खटास ही है? क्या उसमें पीलापन नहीं है? क्या उसका अपना गंध नहीं है? गंध है, सब है कि नहीं? अब मुझे बताइए, शक्कर क्या सिर्फ मीठी है या उसके और भी गुण है कि बाबा चौकोर आकार है, छोटी है, चिकास वाली है? बराबर। इसी प्रकार कौवे में भी लगा लेना, वो क्या है, गुलाब में भी लगा लेना, और क्या कहेंगे, कॉटन का कपड़ा कैसा है? मुलायम का। तो मुझे बताइए, कॉटन के कपड़े में रस होता है या नहीं होता है? कॉटन के कपड़े की टेस्ट होती है या नहीं होती है? होती है। कोई कहेगा कैसे कहे, उसकी टेस्ट थोड़ी ना होती है। अरे वो मुंह में चूस लोगे तो कॉटन के कपड़े की भी टेस्ट आती है। और आप जानते होंगे शायद, कुमकुम जी, शशि जी, हो सकता है डॉक्टर साहब आप भी बताएं, हो सकता है कोमल जी आप भी बता पाए, पहले के ज़माने में जब भी कपड़ा चेक किया जाता था तो उसको चूस करके चेक किया जाता था, और ये कितना टिकेगा उसके हिसाब से कपड़े की क्वालिटी तय की जाती थी। पहले चूसा जाता था और उसके एक ज्ञान था, एक साइंस था ये, और उसके ऊपर से बराबर ही अनुमान लगाया जाता था कि ये कपड़ा इतना टिकेगा, इसकी इतनी लाइफ होगी, या ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसा बराबर पहचान लेते थे। तो होगी कुछ, अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि कपड़े की भी अपनी टेस्ट है, वो चूसेगा तो वो कपड़ा चूसेगा तो बराबर उसकी टेस्ट आएगी ही आएगी। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि वस्तु है तो उसमें सारे गुण पाए जाएंगे, वो पुद्गल वस्तु है उसमें सारे गुण पाए जाएंगे। तुमने कोई स्पेसिफिक वस्तु से स्पेसिफिक वस्तु की उत्पत्ति कैसे मानी? तुमने रूप से अग्नि कैसे मानी? रस से जल। अच्छा मुझे बताइए, जल में शीतल स्पर्श होता है या नहीं होता है? होता है। तो इन्होंने सिर्फ रस से जल की उत्पत्ति कैसे की? रस मतलब आम रस नहीं, टेस्ट। रस से जल की उत्पत्ति कैसे कही, ये भी कहना नहीं बनता। तुमने गंध से पृथ्वी कही, सो भी कहना नहीं बनता। स्पर्श से पवन हुआ का, ये भी बात नहीं बनती। और शब्द से आकाश की उत्पत्ति, ये भी बात नहीं बनती, क्योंकि तुम्हारी कंसेप्ट में ही गलती है। तुमने कंसेप्ट में ही गलती कर रखी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश, इस प्रकार हुए कहते हैं। तो ये भी मिथ्या मान्यताएं है। कैसे? रूप से अग्नि कही, रस से, अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, बस उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। तथा स्पर्शादि 5 तन्मात्रा कही, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं है। वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण है, वे अलग कैसे उत्पन्न हुए? तथा अहंकार तो अमूर्तिक जीव का परिणाम है, इसलिए यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए माने। ये तो एक पॉइंट हो गया अपना, ठीक है, ये अपना पहले ही हो गया था। और तथा इन 5 से अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक और अग्नि आदि के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। एक प्रश्न है मेरा, रूप और वर्ण क्या अंतर है?
हालांकि इसकी चर्चा अपन प्रवेशिका में कर चुके हैं एग्जैक्टली 3 साल पहले। तारीख मुझे याद नहीं, बट जुलाई का महीना था, इतना पता है मुझे। मेडिकल से रूप में तो चारों चीजें आ जाएंगी, बाकी और वर्ण सिर्फ एक ही बात आई, कलर। इसमें किसी को कुछ और कहना है? अरे क्या बात है, किसी को कुछ किसी का कोई ओपिनियन नहीं है? अरे क्या बात है, चलो देखो डॉक्टर साहब, आप फिर से वो रिपीट कर पाएंगे, आपने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि रूप उससे बनता है रूपी, और रूपी में चारों चीजें आ जाएंगी। चारों से मेरा मतलब रस, गंध और क्या वर्ण। बराबर। रूप और वर्ण दोनों समान ही हुए ना? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रूप और वर्ण समान है या अलग अलग है? डॉक्टर साहब का कहना है कि ये अलग अलग है, आपको ये कहना है कि ये सेम ही है। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूप यह वर्ण से अलग आपको समझना चाहिए। कैसे? वर्ण मतलब एक विशिष्ट बात को मुख्य करता है। पार्ट हो जाएगा ना, रूप का पार्ट होगा। हाँ, और रूप इज नथिंग बट स्पर्श रस गंध वर्ण एज अ होल। ठीक है, एज अ होल अगर कलेक्टिवली बात करनी है तो रूप कहेंगे। इसलिए अंशी अंश ऐसे बोलेंगे। अंशी अंश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं। क्या आपको मालूम है वर्ण किस कैटेगरी में आएगा और रूप किस कैटेगरी में आएंगे? क्या क्या? रूप को क्या बोलते हैं और वर्ण किसे बोलते हैं? आप डिफाइन करके बता सकते हो वापस? रूप मतलब होता है स्पर्श रस गंध वर्ण एज अ होल, इन सबको इकट्ठा कलेक्टिवली अगर कहना हो तो उसको रूप कहा जाता है। ठीक है, और अभी क्या कहा था मैंने? रूप और वर्ण मतलब क्या है? सिर्फ नेत्रेंद्रिय से आपको जो ज्ञान होता है, नेत्रेंद्रिय की निमित्त से आपको जो ज्ञान होता है वो वर्ण ही तो है सब। ठीक है, हम कान से थोड़ी वर्ण देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वर्ण तो ये देखने की बात हुई, नेत्रेंद्रिय। गुट्टू को कोमल जी समझ में आया? जी भैया जी। ओके, शशि जी, कुमकुम जी, आपको? जी। ओके, हाँ। चलो गुड। कहाँ तक आए थे अपन? हाँ, फिर से एक बार पढ़ते हैं। तथा इन पांचों से अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक और अग्नि आदिक के तो सहभूत गुणगुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न करते हैं। इसलिए रूपादि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहे? तथा कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ, यह कैसे माने? बराबर, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ ये हम कैसे मान सकते हैं? ये इसी प्रकार की आपत्ति कहीं और जताई है क्या? गुण से गुणी उत्पन्न हुआ, ये ऐसी आपत्ति कहीं और जताई है क्या इसी ग्रंथ में? क्या बात है? हाँ, अरे अभी तो पढ़ा है। अरे ये जब अपन ने ब्रह्मवादी का खंडन किया था ना, वहां पर ये प्रकरण आया है। ठीक है, गुण गुणी से तुमने अलग अलग मतलब गुण से गुणी की उत्पत्ति ये तुमने कैसे मानी,
ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये प्रकरण होगा कि जब माया से 3 गुण उत्पन्न हुए और उन 3 गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, तो वो वाला टॉपिक होना चाहिए कि ये तो गुण है, तुमने उससे गुणी कैसे मान लिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। और अब देखिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अवक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे कैसा है, कहाँ है, कैसे करता हरता है, सो बतला। जो बतलाएगा उसी में विचार करने से अन्यथापना भाषित होगा। इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा था, इनसे भिन्न एक पुरुष का, मतलब प्रकृति अलग और पुरुष अलग, दोनों अलग अलग रहते हैं। परंतु पुरुष जो है ना, जब पूछा कि बाबा तुमने पुरुष का क्या स्वरूप माना है, तो कुछ उत्तर नहीं देते हैं, वे कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और आ गया, हाँ, परंतु उसका स्वरूप ठीक, ये हो गया अपना सांख्य मत का जो एक पार्ट अपना कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो भी आज अपन रुक जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कॉम्प्लेक्स तो टॉपिक लग ही रहा है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़े से एफर्ट्स लग रहे हैं, बट मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना बराबर से, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप ऐसे आप डायरेक्ट पूछते हो कि ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था, तो इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर भी अगर याद रहा तो बताइए, नहीं तो मैं तो चर्चा कर ही लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस हिसाब से भी मैं पूछते रहता हूँ। ठीक है, चलिए अभी अपन रुकते हैं। हाँ, ये जैसे हम लोग उसका खंडन तो कर रहे हैं, हाँ, राइट, लेकिन ये जो कुछ मानते हैं तो इनका कुछ वो भी तो होगा ना, किस ग्राउंड पे ये सब कर रहे हैं, वो अब उनको नहीं पता चल पाता। नहीं, किस ग्राउंड पर करते हैं, खंडन कर रहे हैं इनका, इनके स्टेटमेंट्स का। हाँ, मान्यता का ही खंडन कर रहे हैं ना, वो मान्यता ही तो बता रहे कि तुम ऐसे मान रहे हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं ऐसे करके। लेकिन वो जस्टिफाई करते होंगे ना इस चीज को, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ बराबर, बराबर जस्टिफाई करते हैं। मेरा मतलब ये है कि अपन तो खंडन कर रहे हैं उनका, हाँ, बट वी हैव नो अदर पार्ट क्या बोल रहा है अपने जस्टिफिकेशन, वो वी हैव नो आइडिया। क्या वो जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे तो खंडन ही कर रहे हैं। हाँ बराबर। एक बार मैंने ना ये हुकमचंद जी भारी का प्रवचन में सुना था, ये 362 और 363 गाथा है ना समय सारणी, हाँ, उसमें रूप भी अलग से लिया है और वर्ण भी अलग से लिया है। करेक्ट। तो उसका डेफिनेशन ऐसे सुना था कि ये इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे करके, हाँ, ऐसे लिया था ऐसे, तो वो क्या है ना, वो जरा समझना था। वो 362 और 363 करके एक गाथा है। अच्छा, वो चेक कर रहे हो, वहां पर रूप और वर्ण की क्या परिभाषा दी है वो देखना है। हाँ, उसमें ना ऐसे रूप का भी अलग करना है और सेम करना है, वो 16 शब्दों को सेम लिए है ना। ओके ओके, रूप, वर्ण, शब्द, रस, गंध, बराबर, ये सब का बराबर बराबर। उसमें रूप और वर्ण दोनों लिए, तो वो भारी जी ने समझाया ना कि क्यों लिए है ऐसे। अच्छा, वर्ण तो रूप में आ जाता, लेकिन वहाँ पे अलग रखा है ऐसे करके। मैं देखता हूँ वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं वो देखता हूँ और उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगा। ठीक है, चलिए कोई और प्रश्न? नहीं, रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे। निज निधि निज में